Hello students, welcome to Phi Chima classes in collaboration with City Model College. क्लास 11th का चैप्टर 5 मोशन इन प्लेन को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स को स्टडी किया है। टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और डायरेक्शन कोसाइंस, कई और चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग वेक्टर्स का कुछ एप्लीकेशन और देखेंगे। इसमें लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पैरेललोग्राम का एरिया निकालना देखा था, वेक्टर से कैसे निकालते हैं। आज हम उसी सीरीज में देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, किस तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से। तो लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि सपोज ये कोई आपका पैरेललोग्राम है जो कि दो वेक्टर से मिलकर बनता है। एक आपका वेक्टर सपोज सी ए है और एक दूसरा वेक्टर आपका सी बी है, और इन दोनों वेक्टर से आपका ये पैरेललोग्राम बन रहा है। और इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला था वो आपका था एरिया इज इक्वल टू सी ए क्रॉस सी बी, यानी वेक्टर सी ए और वेक्टर सी बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप देखें सी ए क्रॉस सी बी, इसका मतलब आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन हो गई आपकी, ये डायरेक्शन हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज आपकी जब डायरेक्शन होती है तो उसमें जो एरिया आता है, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी जो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड या अपवर्ड इस तरह से होगी। ये आपका एरिया वेक्टर है। ऐसा डायरेक्शन ऊपर की ओर क्यों है? क्योंकि सी ए क्रॉस सी बी है। यदि आप सी बी क्रॉस सी ए करेंगे, सी बी क्रॉस सी ए, यानी अब आप बी से ए की ओर आ रहे हैं, सी बी क्रॉस सी ए, तब एरिया की वैल्यू तो इतनी ही आएगी, लेकिन तब एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड नीचे की ओर होगी। तो डिपेंड करता है आपने किस सीक्वेंस में वेक्टर को यूज किया है, तो उससे डायरेक्शन आपकी डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो वेक्टर सी ए और वेक्टर सी बी के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। अब आप देखिए जो पैरेललोग्राम है, इसके हाफ पोर्शन को यदि हम हटा दें तो ये एक ट्राइंगल बन गया जो कि सी ए और सी बी से यहाँ पर बन रहा है। तो अब इस हाफ ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? पूरे पैरेललोग्राम का एरिया था सी ए क्रॉस सी बी, और हाफ पोर्शन को हटा दिया तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ सी ए क्रॉस सी बी। तो इस तरह से किन्हीं दो वेक्टर्स के द्वारा जो आपका ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ सी ए क्रॉस सी बी, और डायरेक्शन आपके उसी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के सीक्वेंस से आप डिसाइड करेंगे कि यदि एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा? वो अपवर्ड होगा। ऐसे यदि आप इसका एरिया हाफ सी बी क्रॉस सी ए करते हैं, तब भी एरिया का मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा, बस डायरेक्शन एरिया की नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि सी बी क्रॉस सी ए करने का मतलब आप क्लॉकवाइज आ रहे हैं, और तब वहां पर जो एरिया वेक्टर है वो आपकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया कि दो वेक्टर्स आपको पता हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ सी ए क्रॉस सी बी होता है। कई बार आपके जो ट्रायंगल होते हैं या रेक्टेंगल भी होता है, तो वहां पर या पैरेललोग्राम में ही वहां पर भी आपको वेक्टर्स ना दे करके जिन पॉइंट से वो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम बन रहा है उनके कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, या उनकी पोजीशन वेक्टर दे रखे हों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सपोज कि यहाँ पर कोई 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं ए बी सी। अब या तो इन पॉइंट्स के पोजिशन वेक्टर दिए होंगे या फिर इन पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे। जैसे आपको दे दिया यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट से फॉर हम कहना चाहें तो ये 1,1,3 है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये आपका 3, इसको कह दिया हमने 2,3, और इसका हो जाएगा 3,1,4 मान लिया, कह दिया। और इसी तरह से बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 5,2,4। इस तरह से आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जा सकते हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये हुआ कि जैसे इस ई पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओसी होगा, ठीक है। उस ओसी को यदि हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, 3 डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ऐसे यदि वेक्टर बी को लेके जो पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा, उस ओ बी को हम इस तरह से लिखेंगे कि वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। इसी तरह से पॉइंट ए को लेकर जो पोजीशन वेक्टर ओ ए बनेगा,
उस ओ ए को हम लोग लिखेंगे आपका 3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 4k कैप। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यदि पॉइंट्स दिए हैं और पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए हैं तो आप उन पॉइंट्स से उन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को इस तरह से 3 डायमेंशनल मेथड से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सपोज वेक्टर्स दिए हुए हमको, सी का वेक्टर ओ सी, ए का वेक्टर ओ ए और बी का वेक्टर ओ बी दिया हुआ है और इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सपोज इन तीनों पॉइंट से मिलकर आपका ये एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का जो फॉर्मूला पता है उसमें आपको क्या पता है कि कोई ट्राइंगल जो बन रहा है उसमें कम से कम 2 वेक्टर्स आपको पता हो, 2 साइड के वेक्टर फॉर्म आपको पता हो, जैसे यहाँ सी ए और सी बी पता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो ट्राइंगल आपका बन रहा है इसमें भी आपको कम से कम 2 वेक्टर्स पता हो, सी ए और सी बी। तो सी ए आपका इस तरह से ये सी ए हो गया एक वेक्टर और एक वेक्टर हो गया आपका सी बी। तो यदि आपको सी ए पता हो जाता है और सी बी पता हो जाता है तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से सी ए और सी बी पता होंगे। आपको दिया गया है सी के कोऑर्डिनेट सपोज दिए गए होंगे, तो जब सी ए बी कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो जैसा कि पीछे 3 डायमेंशनल मेथड से हमने वेक्टर ओ सी निकाला था, तो सपोज वेक्टर ओ सी को हम वेक्टर सी कहेंगे। फिर वेक्टर ओ ए निकाला था तो वेक्टर ओ ए को हमने सपोज वेक्टर ए कह दिया। और इसी प्रकार से वेक्टर पॉइंट बी का ओ से पोजीशन वेक्टर ओ बी निकाला, जिसको कि हमने कहा वेक्टर बी। आप चाहें तो ओ बी भी कह सकते हैं, ओ ए भी कह सकते हैं, ओ सी भी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको सी ए और बी लिख दिया है। तो अब यहां पर हम आगे मूव करते हैं। तो आपको देखिए जैसे सी ए, क्योंकि हमने आपको बताया कि यदि आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आपको 2 वेक्टर चाहिए, सी ए और सी बी। आप इधर का वेक्टर निकाल लेंगे तो भी एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे इसी वेक्टर पिछले केस में हमने देखा है कि यहाँ पर आपको सी ए और सी बी 2 वेक्टर दिए हैं और इसी तरह का ट्राइंगल यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी सी ए और सी बी निकाल लें तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इस गिवन क्वेश्चन के ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने सी ए देखें तो ये आपका सी ए हो गया, और सी ए किस तरह से निकल रहा है आप देखिए, 2 वेक्टर्स हैं, एक ओ सी और एक ओ ए। दोनों वेक्टर के हेड को आपका सी ए मिला रहा है। हमको पता है कोई भी 2 वेक्टर्स के हेड को, जैसे ये वेक्टर आपका ओ ए हो गया और ये वेक्टर ओ सी है, और इनको हेड को ये वेक्टर मिला रहा है, तो जब हेड को मिलाते हैं तो ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आता है ये एक्चुअली में ओ ए माइनस ओ सी होता है। ठीक है, 2 वेक्टर्स को इसी तरह से सबट्रैक्ट करते हैं कि दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो और उनके हेड को आपस में मिला दें, और जिस तरफ हम एरो का साइन करते हैं उधर वाले में से जिधर से इसको स्टार्ट करते हैं वो वाला वेक्टर माइनस होता है, यानी ओ ए माइनस ओ सी। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वेक्टर सी ए। तो इस तरह से आपका वेक्टर सी ए इज इक्वल टू हो गया, जो यहाँ पर आपका ये वेक्टर सी ए है, ये सी ए किसके इक्वल हो गया, ओ ए माइनस ओ सी के। अब इसको आप ओ ए को हमने ए मान रखा है पहले ही से, ओ ए को वेक्टर ए कह रखा है, ओ सी को वेक्टर सी कह रखा है, और ओ बी को हमने वेक्टर बी कह रखा है। तो ओ ए माइनस ओ सी का मतलब हो गया ए माइनस सी। इसी तरह से आप देखिए सी बी वेक्टर को हम देख लेते हैं, ये वेक्टर सी बी हो गया। अब ये सी बी कैसे मिलेगा, ये भी देखिए 2 वेक्टर्स हैं ओ सी और ओ बी, उन दोनों के हेड को मिलाने से मिल रहा है। ठीक है, तो जो आपका सी बी वेक्टर है, सी बी वेक्टर भी वेक्टर बी वेक्टर सी का माइनस है, तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ सी। तो वेक्टर सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की तरफ हेड है तो वेक्टर बी में वेक्टर सी को माइनस करेंगे तो वेक्टर सी बी आपका निकल आएगा। तो वही यहाँ पर किया है, वेक्टर सी बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ सी। अब ओ बी को हमने क्या कहा है, बी वेक्टर कहा है, ओ बी को बी वेक्टर कहा है और ओ सी को सी वेक्टर कहा है, हम लोग पहले यहाँ पर कह चुके हैं। तो इस तरह से सी बी क्या आ गया, बी माइनस सी आ गया। तो अब हमने जो पॉइंट्स दिए थे उन पॉइंट से हमने वेक्टर्स बना लिए, ओ सी ओ ए और ओ बी, जैसे पीछे 3 डायमेंशनल वेक्टर बनाए थे। फिर हमने वेक्टर सी ए निकाल लिया, आपका वेक्टर ए माइनस सी हो गया। फिर इसी तरह से वेक्टर सी बी निकाल लिया हमने, वो वेक्टर बी माइनस सी हो गया। अब एरिया निकालना है तो एरिया के लिए आप इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, और वो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू सी ए इंटू सी बी। सी ए हमारा ये आ गया था वेक्टर ए माइनस सी,
और सी भी क्या आया था, वेक्टर बी माइनस सी आया था। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 1/2 तो यहाँ ले लिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने सीक्वेंस को आप डिस्टर्ब कर देंगे तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी में और सी में, देन सी का मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी में। तो इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी, फिर माइनस का है तो ये जगह ए क्रॉस सी। अब सी का मल्टीप्लाई करेंगे, सी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे पहले तो माइनस सी क्रॉस बी, और फिर सी का मल्टीप्लाई करेंगे सी में तो प्लस हो जाएगा तो सी क्रॉस सी। तो इस तरह से हमने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखिए सी क्रॉस सी तो सेल्फ प्रोडक्ट हो गया, और सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस लगा हुआ है ना, क्रॉस कर रहे हैं तो सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। हम लोग को पता है कि आई क्रॉस आई क्या था, जीरो, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल होता है वो जीरो होता है। तो साइन जीरो होने की वजह से आई क्रॉस आई का मतलब हुआ आई आई साइन जीरो, और साइन जीरो आपका जीरो होता है तो सब कुछ जीरो हो जाता है। तो इसलिए सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट आपका जीरो होता है। तो सी क्रॉस सी तो आपका जीरो हो गया, रिमेनिंग पोर्शन आपका बच गया हाफ ए क्रॉस बी। फिर आपका देखिए यहाँ पर सी क्रॉस बी है, अब इसको हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो सी क्रॉस या सी क्रॉस बी को उल्टा लिखें तो हमको पता है कि सी क्रॉस बी को यदि हम बी क्रॉस सी लिखते हैं तो माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस चेंज करते हैं तो आपका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो सी क्रॉस बी को हमने बी क्रॉस सी लिखा तो माइनस का लिखेंगे, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। ऐसे ही ए क्रॉस सी है तो ए क्रॉस सी को हमने क्या कर दिया, सी क्रॉस ए कर दिया। तो जब सी क्रॉस ए करेंगे तो सी क्रॉस ए माइनस का आएगा, और माइनस ऑलरेडी था तो वो माइनस और ये माइनस प्लस बन गया। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला आ गया। जब आपको वेक्टर्स पता हों, यानी ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है और ये वेक्टर पता है, कोई ट्राइंगल जो जिन पॉइंट से मिलकर बन रहा हो उन पॉइंट्स के यदि आपको वेक्टर पता है और तब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो उस समय आपके लिए फॉर्मूला हो गया 1/2 ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। और इसको याद रखने का इजी रास्ता है कि ऐसे वेक्टर ले लिए ए बी सी, तो देखिए आप पहले ए क्रॉस बी करेंगे, फिर बी क्रॉस सी करेंगे और फिर सी क्रॉस ए करेंगे, और सबको आप यहाँ पर सम कर देंगे। तो ऐसे इस तरह से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर निकल कर आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब हो गया जब तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होता है तो उसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, और वो भी तब जब उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब हो गया थ्री वेक्टर्स के आपस में क्रॉस प्रोडक्ट यदि होता है तो उसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक है, तो इसको वैसे तो हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं कि पहले बी क्रॉस सी को निकालें, जो बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट आए वही वेक्टर ही आएगा जो क्रॉस प्रोडक्ट है, फिर उसका बाद में हम ए क्रॉस से दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। या इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब है ए डॉट सी इंटू बी, यानी ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और बीच वाले वेक्टर को ऐसे लिखा रहने देंगे। अब देखिए जब ए डॉट सी करेंगे तो ये जो आपका आएगा ये स्केलर वैल्यू आएगी, और जब ये स्केलर वैल्यू आएगी तो स्केलर वैल्यू का जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वहां पर डॉट और क्रॉस का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डॉट और क्रॉस का मतलब वहीं पर है जब जिन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो वो दोनों ही वेक्टर हो, तब वहां पर क्रॉस और डॉट का मीनिंग अलग अलग है। लेकिन यदि एक वैल्यू नॉर्मल है, स्केलर वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू वेक्टर है, तो उनके बीच में डॉट क्रॉस का कोई मतलब नहीं है। आप डॉट लगाएं या ना लगाएं, क्रॉस लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि वहां पर कोई वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। इसलिए 5 वेक्टर ए को आप 5 इंटू ए लिख दें या 5 डॉट ए लिख दें, ये सब एक ही बातें हैं, क्योंकि इस केस में क्रॉस और डॉट का मतलब नहीं है। इसीलिए जब ए और सी का तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और बी को जब हम लिख रहे हैं तो वहां पर कोई भी साइन नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जाएगा ए डॉट सी और बीच का वेक्टर बी, देन ए डॉट बी और वेक्टर सी।
तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया जब आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाना हो। ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, बीच वाला वेक्टर, माइनस फिर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और लास्ट वाला वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू तो स्केलर आएंगी, स्केलर से वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ये वेक्टर भी आ जाएगा और ये वेक्टर भी आ जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आपका वेक्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर का ही मल्टीप्लाई वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में हो रहा है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। इसी तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये कोई आपका पैरेललोपाइप्ड है, तो पैरेललोपाइप्ड में क्या करता है, हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। तो जैसे ये आपका पैरेललोपाइप है, तो इस पैरेललोपाइप का यदि आप वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम क्या होता है पैरेललोपाइप का? सो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू हाइट। अब एरिया किसी भी फेस का आप निकाल सकते हैं। आप इस फेस का एरिया निकालें, ये फेस, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी। तो इस एरिया और इस हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। और आप चाहें तो इस फेस को निकालें, इस फेस का एरिया निकालें, ये एरिया और फिर ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से एरिया इनटू हाइट करके आप इस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया तो हमको पता है। सपोज इस सरफेस का एरिया निकालना है तो वो हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी, यदि हम बी क्रॉस सी करेंगे बी से सी की ओर, तो देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जो बी क्रॉस सी एरिया आएगा, यानी एरिया इज इक्वल टू बी क्रॉस सी है। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इस तरफ की ओर होगी। तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी बी क्रॉस सी की, या यूं कहें कि इस सरफेस के एरिया की। अब वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम तो आपका होता है एरिया इनटू हाइट। अब एरिया तो आपका वेक्टर क्वांटिटी आया है, तो ये तो हो गया बी क्रॉस सी। अब यहां पर हाइट का मल्टीप्लाई हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म क्रॉस में करेंगे कि डॉट में करेंगे, ये देखना होगा। तो आप देखिए यदि हम क्रॉस में करते हैं, एरिया तो हो गया आपका बी क्रॉस सी इंटू हाइट, ये हाइट ये हो गई। सपोज इसको हमने वेक्टर ए कह दिया क्योंकि इस तरफ ही है। तो वेक्टर ए और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। यानी यदि ए क्रॉस बी करें और तो ये होगा आपका ए बी साइन थीटा एन कैप, और थीटा यदि यहाँ पे जीरो हो, यदि वो पैरेलल हो आपस में, थीटा आपका जीरो हो, तो हो जाएगा आपका ए बी साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो आंसर तो आपका जीरो आ जाएगा। इसका मतलब यदि एरिया और हाइट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वॉल्यूम नहीं आएगा, जीरो आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्रॉस ना होकर के क्या होता है, डॉट होता है। और डॉट इंटू हाइट करेंगे यानी वेक्टर ए, जो आपका वेक्टर ए है यही आपका यहाँ पर हाइट है। तो इस तरह से वॉल्यूम क्या हो गया, बी क्रॉस सी डॉट ए हो गया, बी क्रॉस सी डॉट वेक्टर ए हो गया। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम आपका देखिए स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, बी क्रॉस सी से जो एरिया आएगा वो तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। फिर डॉट हाइट करेंगे, तो डॉट जब प्रोडक्ट लग रहा है तो डॉट लगने का मतलब हो गया जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, स्केलर आएगी। तो इसलिए जो आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप है, या जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है, दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट डॉट रिमेनिंग थर्ड वेक्टर। अब किस किस तरीके से निकाल सकते हैं? जैसे एक तरीका तो ये हो गया कि हमने ये वाला फेस लिया है और ये वाली हाइट ली है, और अब आप चाहें तो आप ये वाला फेस ले सकते हैं। फेस ये ले लिया तो यानी इसका एरिया, अब हाइट आप ये परपेंडिकुलर ये ले लेंगे। इस तरह से भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो आप जो है दूसरी तरह का ये वाला एरिया ले सकते हैं, या ऊपर का एरिया ले सकते हैं, कोई भी, या सामने का एरिया ले सकते हैं। जब सामने का एरिया लेंगे तो आपको हाइट ये लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से कई सारे फॉर्मूले एक ही पैरेललोपाइप के वॉल्यूम के हो जाएंगे। तो अब कैसे निकालेंगे तो उसको देखते हैं यहाँ पर। सपोज ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ये भी हमने देखा।
कि बी क्रॉस सी का मतलब हो गया ये एरिया, बी क्रॉस सी का मतलब हो गया ये एरिया, और उस एरिया की डायरेक्शन आपकी इस एरो से रिप्रेजेंट हो रही है जो हमने बनाया है सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो बी क्रॉस सी और वेक्टर ए यानी जो आपकी हाइट है वो सेम डायरेक्शन में, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट यूज किया गया है, और ये आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप है। अब आप ए डॉट बी क्रॉस सी कहें या बी क्रॉस सी डॉट ए कहें, इसमें कोई चेंज नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी उसमें सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते हैं। तो चाहे हम ए डॉट बी क्रॉस सी कहें या बी क्रॉस सी डॉट ए कहें, जो अभी हमने कहा था, क्योंकि आपका वॉल्यूम का मतलब है हाइट इंटू एरिया। तो चाहे आप हाइट इंटू एरिया कहें या एरिया इंटू हाइट कहें, क्योंकि आपकी ये स्केलर वैल्यू है, इसलिए आप इन दोनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए चाहे आप ए डॉट बी क्रॉस सी कहें या बी क्रॉस सी डॉट ए कहें, दोनों आपकी बात एक ही है। तो अब यहां पर देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस सी। कैसे? अभी हमने आपको बताया यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर बी हाइट के रूप में है और सी क्रॉस ए एरिया हो गया। तो सी क्रॉस ए एरिया कौन सा होगा? ये आपका वेक्टर सी है, ये आपका वेक्टर ए है। तो ये जो फ्रंट फेस है आपके सामने, ये हो गया। यदि इस फेस को हम लेते हैं, यदि इस फेस को हम ले रहे हैं, तो इस फेस का जो एरिया हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी क्रॉस ए, क्योंकि ये ऊपर वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए है, तो ये वाला आपका जो सरफेस है सामने वाला, इसका एरिया हो गया सी क्रॉस ए। अब देखिए सी क्रॉस ए का मतलब है सी से ए की ओर आ रहा है, तो क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई? अंदर की ओर हो गई। जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो आपके बी वेक्टर की डायरेक्शन में हो गई। दोबारा मैं बना दूं, यदि आप वेक्टर सी और ए ले रहे हैं तो ये हो गया आपका वेक्टर सी और ये हो गया आपका वेक्टर ए। यदि आप इस सरफेस को ले रहे हैं, आपके सामने वाले सरफेस को ले रहे हैं इस तरीके से, इस सरफेस का एरिया और ये फिर आपकी हाइट हो गई आपके पैरेलल पाइप की। तो एरिया इंटू हाइट करेंगे तो फिर से वॉल्यूम निकाल आएगा। तो इस सरफेस एरिया को निकालेंगे, जो आपके सामने ये सरफेस है, तो इस सरफेस का जो एरिया हो गया वो तो हो गया सी क्रॉस ए। अब इस सी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखिए आप जब सी क्रॉस ए कर रहे हैं तो इसका मतलब सी से ए की ओर आ रहे हैं, तो आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और क्लॉकवाइज चलने का मतलब हो गया जो एरिया वेक्टर है वो अंदर की ओर होगा, ये डायरेक्शन होगी आपकी सी क्रॉस ए की। तो आप देखिए जो वेक्टर डायरेक्शन आ रही है एरिया वेक्टर की, वो वही आ रही है जो वेक्टर बी की है, यानी जो आपकी वेक्टर बी की डायरेक्शन है, जो एच की डायरेक्शन है, वही आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी है। तो इसलिए एरिया क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा एरिया डॉट हाइट, और हाइट यहाँ क्या है? बी है, तो सी क्रॉस ए डॉट बी लिख सकते हैं। आपको डॉट प्रोडक्ट है तो उसको आप बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से एक ही पैरेलल पाइप के आप देखिए कई फॉर्मूले वॉल्यूम के आ रहे हैं, और उनको भी अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ए डॉट बी क्रॉस सी को आप बी क्रॉस सी डॉट ए भी लिख सकते हो। और एक फॉर्मूला देखिए अभी ये डेवलप कर लिया कि बी डॉट सी क्रॉस ए, और इसी को आप सी क्रॉस ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे थर्ड फेस भी आप ले सकते हो, ये ऊपर वाला फेस ले सकते हो, ऊपर वाला कह दें ये आपका ये सरफेस ले लें नीचे, तो ये आप देखिए आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा या बी क्रॉस ए हो जाएगा। यदि आप बी क्रॉस ए करोगे तो वेक्टर आएगा ऊपर की ओर, नीचे की ओर, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यदि आप नीचे वाले सरफेस का एरिया बी क्रॉस ए करके निकालेंगे तो एरिया वेक्टर नीचे की ओर आ रहा है, तो इसलिए बी क्रॉस ए नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? हम ए क्रॉस बी लेंगे। जब हम ए क्रॉस बी लेंगे तो एरिया वेक्टर आपका ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया ए क्रॉस बी, और हाइट क्या हो गई? वेक्टर सी हाइट हो गई, ये आपकी वेक्टर सी है हाइट। तो ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी, एक और फॉर्मूला बन गया आपका वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसी को आप लिख सकते हो सी डॉट ए क्रॉस बी। यानी इस तरह से पैरेलल पाइप के अलग अलग फेसेस को लेके कई फॉर्मूले आप हो सकते हैं, और वो भी स्केलर क्वांटिटी है तो उनको भी आपस में रिवर्स लिख सकते हो। तो इस तरह से कौन कौन से फॉर्मूले हो गए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के? एक तो ए डॉट बी क्रॉस सी वाला एरिया लिया, यानी ये एरिया लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया।
साथ साथ में इनके डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो इनको भी आपस में रिवर्स कर सकते हो। फिर आपने सी क्रॉस ए लिया, तो सी क्रॉस ए का मतलब हो गया आपका ये वाला सरफेस एरिया लिया आपने, ये सरफेस लिया आपने इस तरफ वाला, ठीक है, बैक वाला कह दें या आगे वाला कह दें, ये सरफेस एरिया लिया आपने। फिर आपने ए क्रॉस बी लिया, तो मतलब आपने ये एरिया ले लिया। तो आपके जो 3 फेसेस होते हैं उनमें से किसी भी फेस को आपने ले लिया। तो इस तरह से आपके इतने फॉर्मूले बन गए और इनको भी आपस में आप रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए आपके वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के। अब एक इजी तरीका ये हो गया कि ये डॉट और क्रॉस भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डॉट और क्रॉस चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी है और इसी को आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी, वो देखिए ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और इसको आप इंटरचेंज कर ही सकते हैं क्योंकि डॉट तो आपका प्रोडक्ट स्केलर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए क्रॉस बी को इस तरफ और सी को इस तरफ लिख सकते हो। तो आपका एक और यहाँ पर आपको पता चल गया कि जब आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो तो डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को आप ए क्रॉस बी डॉट सी कर सकते हो, वो देखिए आप ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हो। ऐसे बी डॉट सी क्रॉस ए को क्रॉस आप चेंज कर लेंगे तो आपका बन जाएगा बी क्रॉस सॉरी बी डॉट सी, यहाँ सॉरी ओहो रब कर दें, डॉट और क्रॉस को अपन चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी और फिर डॉट ए। ये कौन सा बन गया, देखिए ये आपका बन गया इसका इंटरचेंज वाला, क्योंकि डॉट को तो आपस में चेंज ही कर सकते हो। तो हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी और डॉट और ये ए इधर। तो इस तरह से पैरेलल पाइप पे कई सारे फॉर्मूले होते हैं, आपको बस ध्यान देना है किस तरीके से आप उनको निकाल रहे हैं और कौन सा वेक्टर आप चूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले हो गए, ये सभी आपके फॉर्मूले हो गए। इसको भी याद करने का रास्ता है इस तरह से ये कि आप वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी लेते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले वेक्टर ए से स्टार्ट किया तो ए डॉट बी क्रॉस सी, क्रॉस वाला हमेशा एक साथ रहेगा, तो ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर दूसरा क्या हो सकता है, देखिए यहाँ वेक्टर ए बनाया, यहाँ वेक्टर बी बनाया, यहाँ वेक्टर सी, तो बी डॉट सी और सी क्रॉस ए, यानी और क्रॉस वाला वेक्टर हमेशा एक साथ रहेगा, ठीक है। बस आपको इसी सीक्वेंस में आपको करते जाना है। इसी तरह से फिर आपने ए बी सी लिया, सी डॉट ए किया और ए क्रॉस बी कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकाल सकते हैं। अब एक चीज और है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप में आप देख रहे हैं कि 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी। इन 3 वेक्टर्स में 2 वेक्टर तो सेम प्लेन में होते हैं, जैसे आपका बी और सी सेम प्लेन में है तो ए आपका परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा है। इसी तरह से यदि आप सी और बी को सेम प्लेन में लेते हैं तो आपका सी वेक्टर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा है। इसी तरह से आप कोई दूसरा सरफेस आप ले लेते हैं, सपोज कौन सा बचा, फ्रंट वाला बचा, तो फ्रंट वाला सरफेस ले लेते हैं आप, तो फ्रंट सरफेस लेंगे तो सी और ए सेम प्लेन में हो गए तो वेक्टर बी जो है वो आपका 90 डिग्री बना रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कभी भी कोई पैरेलल पाइप बनता है तो हमेशा जो 3 वेक्टर होते हैं वो सेम प्लेन में नहीं होते, वो सेम प्लेन में नहीं होते। तो इस प्रकार से यदि हम कोई वॉल्यूम निकालें और ये वॉल्यूम यदि 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि आपके तीनों वेक्टर मिलके सेम प्लेन में हैं। जब तीनों ही वेक्टर सेम प्लेन में होंगे तभी उनसे कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, केवल एरिया जनरेट होगा, यानी वहां पर कोई पैरेलल पाइप नहीं बन सकता। तो किसी भी 2 वेक्टर से कोई भी 3 वेक्टर हैं, यदि उनमें से कोई एक वेक्टर या तीनों वेक्टर आपके सेम प्लेन में होंगे तो उनसे आप फिर पैरेलल पाइप को जनरेट नहीं कर सकते। उनमें से एक वेक्टर को, या ये कहें कि तीनों वेक्टर को आपको सेम प्लेन में होना, सेम प्लेन में हो जाते हैं तो फिर वॉल्यूम 0 होगा। तो इस प्रकार से एक कोप्लेनर वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने का एक फॉर्मूला हो गया कि यदि 3 वेक्टर्स आपको दिए हैं तो 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए। यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है इसका मतलब वहां पर कोई पैरेलल पाइप नहीं बन पा रहा है और वो तीनों ही वेक्टर सेम प्लेन में हो जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये इफ ऑल वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन सो कैन नॉट फॉर्म ए पैरेलल पाइप। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या हो जाएगा, यदि सेम प्लेन होंगे ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यदि तीनों ही वेक्टर सेम प्लेन में है
जैसे सी वेक्टर परपेंडिकुलर ना होकर के इसी सरफेस के अलॉन्ग है, तो फिर कोई भी आपका पैरेललोपाइप नहीं बनेगा, सिंपली एक सरफेस एरिया बनेगा। तो ये एक आपकी कंडीशन हो गई किन्हीं तीन वेक्टर्स को ये चेक करने के लिए कि वो कोप्लेनर है या नहीं है, मतलब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि 0 है तो फिर वो कोप्लेनर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इस तरह से। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने देखा था अभी। अब यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3D वेक्टर्स की बात की जा रही है, यानी जो वेक्टर्स हम लोगों ने अभी किए थे ट्रिपल प्रोडक्ट में, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, इस तरह से हम लोगों ने लिखा था। तो यहाँ पर जो अब वेक्टर्स हम ले रहे हैं वो 3D वेक्टर्स ले रहे हैं, और किस तरह से इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे वो देखना है। तो जैसे आपका वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप लिखा है, इसी तरह से वेक्टर बी होगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप होगा। ऐसे कोई थर्ड वेक्टर आपका सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप और सी जेड के कैप है। हमको निकालना ए डॉट बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं वो हमको पता है कि वेक्टर बी क्रॉस सी है, तो हम बी के कंपोनेंट यहाँ पे लिख देंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, और सी के कंपोनेंट सी एक्स सी वाई सी जेड, और यहाँ पर आई जे और के आ जाता है, क्योंकि आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आई जे के फॉर्म में ही आता है, यानी वेक्टर फॉर्म में आता है, क्योंकि बी क्रॉस सी आपका वेक्टर होता है। और साथ में आपका लगा हुआ है वेक्टर ए डॉट। जब वेक्टर ए डॉट का इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यूज करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो आएगा स्केलर, ये हमको मालूम है। तो जब स्केलर आएगा इसका मतलब वहां पर आई जे और के नहीं होंगे। तो अब ए डॉट बी क्रॉस सी तो पूरे को एक साथ सॉल्व करना है, तो या तो आप बी क्रॉस सी पहले इस तरह सॉल्व करें और फिर जो आई जे के आए उसका वेक्टर ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर ए आपका साथ में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ पर आई जे के हटा दें और वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, तो यहाँ से ए हटा करके यहाँ पर भी हम वेक्टर के ए एक्स ए वाई और ए जेड कंपोनेंट को लिख देंगे। अब देखिए आपके इस डिटर्मिनेंट में आई जे के का फॉर्म नहीं है, और आई के प्लेस पे क्या आ गया, ए एक्स आ गया, जे के प्लेस पे ए वाई आ गया, और के प्लेस पे ए का ए जेड आ गया। बाकी पूरा प्रोसेस सेम उसी तरह से होगा जैसे पहले करते हैं, लेकिन अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका स्केलर आएगा। तो इसलिए ए डॉट बी क्रॉस सी को हम डायरेक्टली इस तरीके से कर लेते हैं, ए एक्स बी एक्स, ए के कंपोनेंट सारे जो पहले लिखा हो, फिर बी और सी के कंपोनेंट बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ए डॉट बी क्रॉस सी को कर देंगे। और सपोज आपको लिखा हुआ है ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए क्रॉस बी तो एक साथ हो जाएगा और डॉट सी, क्योंकि आपको पीछे टर्म में बताया गया था कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि जहां क्रॉस होगा क्रॉस को साथ वाला ही आपका ब्रैकेट में होगा और बाकी आपका डॉट के साथ होगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का तो ये लिखा हुआ है। यदि हम इंटरचेंज करें ए क्रॉस बी डॉट सी तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो डॉट होगा यहाँ पर। तो इसको यदि इस तरह लिखा भी है तो आप वापस इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी में, क्योंकि डॉट वाला हमेशा पहले लिखते हैं, उसके बाद बी क्रॉस सी आप यूज करते हैं। अब यहाँ पर यदि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या आ जाता है, ये तीनों ही वेक्टर क्या है, आपके सेम प्लेन में है, यानी कोप्लेनर है आपके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये कह दिया कि आपके तीनों वेक्टर्स आपके कोप्लेनर है। साथ साथ में सपोज दिया गया है कि इफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो भी आपके जो वेक्टर्स होंगे वो सेम प्लेन में हो। क्यों, क्योंकि कोई तीन वेक्टर्स 0 तभी हो सकते हैं जब वो सेम प्लेन में हो। आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि आपके दो वेक्टर सेम प्लेन में नहीं है तो वो 0 तब तक नहीं हो सकते जब तक कि वहां पर 4 वेक्टर्स ना हो। जब 4 वेक्टर्स होंगे तभी जो उनका रिजल्टेंट होगा वो आपका 0 होगा, अदरवाइज वो 0 नहीं हो सकते जब तक कि वो कम से कम 4 वेक्टर्स नहीं हो। तो किसी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के 0 होने के लिए कम से कम 4 वेक्टर्स होने चाहिए। और यदि 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो आपके सेम प्लेन में है,
तभी तीन वेक्टर्स का सम 0 हो रहा है, और यहाँ पर फिर इनका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। ये क्या है? इफ ए पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस then they can be represented in direction and magnitude of by the adjacent side of a triangle in cycle order। जैसे सपोज ये कोई पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट पे कोई फोर्सेस लग रहे हैं, कोई F2 फोर्स, कोई F1 फोर्स और कोई F3 फोर्स। तो ये लॉ कह रहा है, लॉ पे ट्राइंगल कह रहा है कि किसी पॉइंट पर सपोज तीन फोर्सेस लग रहे हैं और इन तीन फोर्सेस के लगने पर ये आपका पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि नेट फोर्स यहाँ पर 0 है। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में तभी रहती है, कोई पॉइंट एटलीस्ट, कि जब उस पर नेट फोर्स 0 है, और कोई बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में तभी रहती है जब उस पर नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टॉर्क भी 0 हो। किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम होने के लिए ये दोनों ही चीजें आपकी 0 होनी चाहिए, लेकिन किसी पॉइंट के लिए आपका सिर्फ नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई टर्निंग इफेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल या पॉइंट बहुत छोटा होता है। तो इसलिए यहाँ पर टॉर्क का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सारे फोर्सेस केवल इसको ट्रांसलेटरी मोशन ही करा सकते हैं, और यहाँ पर यदि इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स 0 है। तो अब यदि नेट फोर्स 0 है आपका, तो उस केस में जो ये आपका लॉ है, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, वो क्या कहता है कि यदि तीन फोर्सेस किसी पॉइंट पर लग रहे हैं और नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब उन तीनों ही फोर्सेस को यदि हम वेक्टर के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं तो उनको एक साइक्लिक ऑर्डर में एक ट्राइंगल के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे वेक्टर F2 कैसे बना दिया, फिर ये वेक्टर F1 चला गया और फिर आपका ये वेक्टर F3 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेट रिजल्टेंट 0 है, और इनको यदि हम ट्राइंगल के फॉर्म में लें तो उनका भी नेट रिजल्ट आपका 0 आ गया। वेक्टर F2 के हेड से वेक्टर F1 स्टार्ट किया, वेक्टर F1 के हेड से वेक्टर F3 स्टार्ट किया, तो ये क्या हो गया, वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F3। ये क्या हुआ, ये आपका नेट फोर्स हुआ इन सारे फोर्सेस का। और आप देख रहे हैं कि जो थर्ड वेक्टर है उसका हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल में ही जाके मिल गया, और रिजल्टेंट क्या होता है, कोई दो वेक्टर या तीन वेक्टर या कितने भी वेक्टर हो, जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा लास्ट वेक्टर के हेड को फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिलाया जाता है, और जो एरो बनाया जाता है वो लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ होता है। ये आपका रिजल्टेंट होता है। लेकिन इस वाले केस में तो आपका थर्ड वेक्टर खुद ही जाके आपके फर्स्ट वेक्टर के टेल में ऐड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है, क्योंकि ये आपका पॉइंट यहाँ पर खुद ही आकर मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो वही लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस ने बताया है कि कभी भी किसी पॉइंट पर यदि थ्री फोर्सेस लग रहे हैं और यदि वो इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब वो तीनों फोर्स यदि वेक्टर के फॉर्म में लिए जाएं और ऐड किए जाएं तो एक ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे और उनका रिजल्ट ऑलरेडी 0 होगा। अब यहीं पर यदि इन तीनों वेक्टर, इसी कंडीशन में इन तीनों वेक्टर्स, तीनों फोर्सेस के बीच कुछ एंगल पता हो, जैसे F2 F3 के बीच में अल्फा हो, F1 F2 के बीच में बीटा हो, F3 F1 के बीच में गामा हो, तो एक रिलेशन यहाँ पर और होता है कि इन फोर्सेस और फोर्सेस के अपोजिट वाले एंगल का साइन का रेशियो आपस में इक्वल होता है। यानी फोर्स F1 लिया तो F1 के सामने एंगल कौन सा है, अल्फा, तो F1 अपॉन साइन अल्फा। ऐसे फोर्सेस यदि आप F2 लेते हैं तो फोर्सेस F2 के सामने कौन सा एंगल है, गामा, तो F2 अपॉन साइन गामा होगा, यहाँ पर ये आपका गामा होगा। फिर F3, तो F3 के सामने कौन सा एंगल है, बीटा, तो F3 अपॉन साइन बीटा। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। इसको कहते हैं हम लोग लामीज थ्योरम। लेकिन ये तभी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे जब आपके तीनों फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट 0 होगा। तो उस केसेस में आपके ये फॉर्मूले बन जाएंगे। तो F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन गामा और F3 अपॉन साइन बीटा। ठीक है, F3 के सामने वाला एंगल बीटा, F1 के सामने वाला अल्फा और F2 के जस्ट अपोजिट वाला आपका गामा। तो इस तरह से ये आपका
लामीज थ्योरम अप्लाई हो जाती है इक्विलिब्रियम पे कोई पॉइंट है और वहां पर तीन फोर्सेस लग रहे हों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टू नो द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यानी किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी सपोज हैं और उनके बीच का एंगल पता करना हो, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इनके बीच में यदि हम डॉट प्रोडक्ट करें तो आ जाता है ए बी कॉस थीटा, इनके बीच में यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आ जाता है ए बी साइन थीटा, साथ में एन कैप। तो इन दोनों से ही एंगल निकाल सकते हैं। यदि हम इससे एंगल निकालना चाहें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, और यदि इससे निकालना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ भी ये तो खुद ही स्केलर वैल्यू है, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे मॉड इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि एन कैप भी था। ठीक है, तो एन कैप की वैल्यू मॉड जब लगा देंगे तो ये एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, और मॉड ऑफ एन का मतलब तो 1 ही होता है, तो साइन थीटा फॉर्मूला ये आ गया। यानी इन दोनों तरीकों से ही आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ साथ में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी ए क्रॉस बी अपॉन क्या था अपॉन ए बी था, अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। देखिए यहाँ पे हमने मॉड नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पर मॉड क्यों नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्केलर वैल्यू आएगी। यहाँ पर मॉड लगाना पड़ रहा है क्योंकि ए क्रॉस बी से जो वैल्यू आती है वो वेक्टर आती है, और हमको यहाँ पर क्या लेना है केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो इस तरह से फाइनली आपका एक और फॉर्मूला बन गया कि tan थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। तो इस तरह से तीनों फॉर्मूलों में से कोई भी फॉर्मूला गिवन क्वेश्चन के हिसाब से, गिवन क्वेश्चन के हिसाब से आपको सूट करे तो आप इसको अप्लाई करके एंगल थीटा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर a3 और कई सारे वेक्टर, उन सबका सम 0 है, और यहाँ पर सारे वेक्टर्स जो है उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, a1 a2 a3 सब आपस में इक्वल है, देन द एडजेसेंट वेक्टर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट, यानी कई सारे वेक्टर से उनको ऐड करते जा रहे हैं। जैसे वेक्टर a1 है, फिर हमने कोई वेक्टर a2 ऐड किया, फिर हमने कोई वेक्टर a3 ऐड किया, फिर हमने कोई वेक्टर a4 ऐड किया, और इनका रिजल्टेंट 0 है। इसका मतलब इनका खुद का जो फाइनल वेक्टर है वो खुद ही जाकर के फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिल जाता है, तभी इनका रिजल्टेंट 0 होगा। तो इस तरह से कई सारे वेक्टर्स आपस में एक दूसरे को ऐड करते हुए नेट रिजल्टेंट 0 हो जा रहा है, और यदि उन सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, जैसा कि यहाँ पर दिया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, तो उस केस में क्या होगा आइए देखते हैं कि जैसे वेक्टर a1 फिर a2 फिर a3 फिर a4 5 6 सब मिलकर नेट रिजल्टेंट फाइनल वेक्टर कहाँ पहुंच गया, फाइनल वेक्टर खुद ही फर्स्ट वेक्टर के हेड टेल से मिल गया, यानी यहाँ पर इन सारे वेक्टर्स का सम क्या हो गया 0। तो इस केस में जो एडजेसेंट वेक्टर है, एडजेसेंट मतलब साथ में लगने वाले वेक्टर a1 और वेक्टर a2 हो गए, वेक्टर a6 और वेक्टर a1 हो गए, वेक्टर a5 और a6 हो गए, जस्ट उनके एडजेसेंट वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो एंगल आप इस तरह से देखेंगे कि जैसे a1 और a2 के बीच ये एंगल ये हो गया, ये आपका एंगल हो गया a2 और a3 के बीच में, ये एंगल हो गया आपका a3 और a4 के बीच में, ये एंगल हो गया आपका a4 और a5 के बीच में, इसी तरह से ये एंगल हो गया a5 और a6 के बीच में, इसी तरह से ये एंगल हो गया a1 और a6 के बीच में। क्योंकि एंगल क्या होता है, एंगल निकालने के लिए आपको दोनों वेक्टर्स को, कोई वेक्टर ऐसे बना है, इस तरह से बना है, ऐसे वेक्टर a है और ये दूसरा वेक्टर है, इनके बीच का एंगल चाहिए, तो या तो आप इस ट्रायंगल को बढ़ाना पड़ेगा, इस वाले एंगल को, इस वाले वेक्टर को, जिससे ये वाला वेक्टर भी उसी पॉइंट से स्टार्ट हो सके जिस पॉइंट से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा, और ये इनके बीच का एंगल है। इसीलिए आप देख रहे हैं कोई भी आप वेक्टर ले लें, सपोज इस एंगल की बात करें तो वेक्टर a3 ये था, तो हमने वेक्टर a3 को ऐसे पहले इंक्रीज कर दिया,
इसको इस तरह से वेक्टर A3 को ऐसे इंक्रीज कर दिया और फिर उनके बीच का एंगल आ गया आपका A4। ऐसे यहाँ पर पहले A4 को इंक्रीज कर दिया और फिर A4 का I5 के साथ एंगल आ गया, फिर A5 को इंक्रीज कर दिया और A5 का A6 के साथ में एंगल आ गया, A6 को इंक्रीज कर दिया और A6 का फिर A1 के साथ में एंगल आ गया, क्योंकि ये वेक्टर हो गया आपका A6 और ये A1 है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वेक्टर थीटा हो गया। तो इस तरह से ये एंगल है। तो ये एंगल कितने होंगे या क्या वैल्यू होगी, तो उस एंगल की वैल्यू के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, एंगल थीटा जो होगा इनके बीच का वो एक तो सबके बीच में सेम होगा, सारे एंगल सेम होंगे, क्यों, क्योंकि सारे वेक्टर सेम है और सारे वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो जा रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू होगी 2π/n। और यहाँ n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स जो यहाँ पर यूज किए हैं। जैसे इस अपने एग्जांपल में देखें तो कितने वेक्टर्स यूज किए हमने, 6 वेक्टर यूज किए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर ये जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा 2π/6 यानी π/3, या ये कह दें π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे आपके 60 डिग्री होंगे। तो इस तरह से ये एक आपका फॉर्मूला हो गया कि जब आपके इक्वल अमाउंट के वेक्टर्स आपस में ऐड होकर 0 होते हैं तो उस समय वेक्टर्स के बीच का जो एंगल बनता है उसके लिए थीटा इक्वल 2π/n का यूज करते हैं। तो अब एक नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कोप्लानर परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ ए गिवन वेक्टर, यानी कोई वेक्टर आपको गिवन होगा और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, लेकिन वो कोप्लानर होना चाहिए, यानी उसी सरफेस पे होना चाहिए। कैसे, सपोज ये वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, अब कहा गया कि आप इस वेक्टर ए का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए, लेकिन वो वेक्टर इसी प्लेन में ही होना चाहिए। तो जैसे हम इस वेक्टर को ड्रा कर देंगे तो ये ए और बी आपके सेम प्लेन में है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। अब यदि हम इसके परपेंडिकुलर लें तो ये कोई वेक्टर जो सी होगा, ये वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू है वेक्टर ए के और सेम प्लेन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे एक वेक्टर ये भी हो जाएगा, ये वेक्टर डी हो गया, तो ये वेक्टर डी भी आपके वेक्टर ए के 90 डिग्री है और परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह से हमको निकालना है कोई वेक्टर ए दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है और वो भी सेम प्लेन में। तो कैसे करेंगे, सपोज ये आपका आई जे हमने लिया हुआ है, क्योंकि एक ही प्लेन का मतलब होता है कि कोई 2 डायमेंशन ही आप ले सकते हैं, तभी आपका वेक्टर एक प्लेन का होगा। यानी 2 डायमेंशन वेक्टर जो होता है वो एक प्लेन में होता है। यदि आप 3rd डायमेंशन में ले लेंगे तो जो आपका वेक्टर होगा उसके 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स की तरफ ax, एक आपका z की तरफ az और फिर एक आपका y की तरफ ay। तो ये आपका 3 डायमेंशन वेक्टर हो जाएगा और ये 3 डायमेंशन वेक्टर आपका 2 डायमेंशन वेक्टर के कंपेरेटिवली 3 डायमेंशन होने की वजह से इसका परपेंडिकुलर निकालना थोड़ा सा अलग तरीका हो जाता है। ऑलमोस्ट प्रोसेस तो यही रहता है, लेकिन फिर भी हम केवल 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो जैसे i और j है और यहाँ पर हमने कोई एक वेक्टर ले लिया a, तो वेक्टर a का मतलब क्या हो गया, वेक्टर a का कोई कंपोनेंट x की तरफ होगा और कोई कंपोनेंट y की तरफ होगा। जैसे ये वेक्टर a है तो x एक्सिस की तरफ ऐसा कंपोनेंट हो गया axi और y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट हो गया ayj। इन 2 वेक्टर के रिजल्टेंट से ही आपका वेक्टर a बन रहा है, या ये कह सकते हैं कि वेक्टर a का एक कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ ये है और एक y कंपोनेंट इस तरफ की ओर है, यानी ये दोनों ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरह से ये तो हो गया वेक्टर a। अब हमको कोई दूसरा वेक्टर बनाना है जो वेक्टर a से परपेंडिकुलर हो, वेक्टर a के परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक तरीका होता है कि ये जो i और j के जो कोएफिशिएंट हैं यानी ax और ay इनको इंटरचेंज कर देते हैं। ax को j के साथ ले लेते हैं, ay को i के साथ, और किसी भी एक का साइन चेंज कर देते हैं। यानी या तो j का साइन चेंज कर दें, माइनस कर दें, या j का नहीं चेंज करते हैं तो i का साइन चेंज कर दें। तो जो वेक्टर नया बनेगा आपका वो a का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो ओके, इसको चेक करते हैं। तो चलिए कोई दूसरा वेक्टर लिया, परपेंडिकुलर बनाना है, तो हमने क्या किया, a का परपेंडिकुलर वेक्टर। तो देखिए जो j का कंपोनेंट था ay वो i के साथ आ गया, जो i का कंपोनेंट था ax वो हमने लिख दिया j के साथ में। तो ये तो पहला स्टेप हो गया कि हमको दोनों जो कंपोनेंट हैं वो इंटरचेंज कर देने हैं, i का j के साथ, j का i के साथ। उसके बाद उनमें से किसी एक का साइन चेंज कर देना है। तो हमने यहाँ पर j का साइन चेंज कर दिया, जो प्लस था वो माइनस कर दिया।
तो ये जो वेक्टर आया नया आपका, ये ए का परपेंडिकुलर है। अब है कि नहीं है उसको जरा हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो सेकंड वेक्टर है वो क्या है, ए वाई आई कैप माइनस ए एक्स जे कैप। तो ठीक है, तो ये तो हो गया आपका माइनस ए एक्स जे कैप, यानी ए एक्स के बराबर, ये ए एक्स है तो ए एक्स के बराबर ही आपका माइनस ए एक्स जे कैप, यानी जे कैप की अपोजिट डायरेक्शन में ए एक्स के बराबर का कंपोनेंट हो गया माइनस ए एक्स जे कैप। ठीक है, ये आपका माइनस ए एक्स जे कैप, ए एक्स जे कैप का मतलब क्या हो गया, माइनस जे डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो माइनस जे हो गई, और वैल्यू कितनी, जो ए एक्स की थी, जो ए एक्स की थी उतनी ही लंबी लेंथ का ये वेक्टर माइनस ए एक्स जे कैप ये हो गया। फिर दूसरा क्या है आपका, ए वाई आई कैप, तो ये ए वाई था, ये पहले जे की तरफ था, अब हमें किधर रखना है, एक्स की तरफ, ए वाई आई कैप है, तो ये आपका देखिए ए वाई आई कैप हो गया। तो वैल्यू इतनी हो गई, लेंथ उतनी हो गई, ए वाई हो गई, और डायरेक्शन हो गई एक्स की तरफ, क्योंकि आई मतलब एक्स की तरफ होता है। रिजल्ट क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स जे प्लस ए वाई आई, यानी ये बन जाएगा। और ये वेक्टर क्या है आपका, ये वेक्टर है ए वन, तो ये देखिए इनको ऐड करने से ए वन आ गया, और ये आपके वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट ये या परपेंडिकुलर ही आपका ये वेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वेक्टर ए वन जो आपने बनाया है इस तरीके से, वो वेक्टर ए का परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक, अब एक दूसरा तरीका भी था, क्या तरीका तो सेम है, बस स्टेप्स में क्या हो जाता है, अभी हमने जे वाले वेक्टर को माइनस किया था, अब हम आई वाले वेक्टर को माइनस करेंगे, और इनको तो इंटरचेंज कर ही देते हैं। तो अब नया वेक्टर जो बनेगा, मान लो वेक्टर a2, नया वेक्टर बनाया a2 जो कि वेक्टर a के परपेंडिकुलर है, तो हमने एक्सेस जो वैल्यूज हैं वो तो इंटरचेंज कर दी, जो ax थी वो j के साथ लगा दी, जो ay थी वो i के साथ लगा दी, और इस बार जो डायरेक्शन चेंज करी माइनस लगाया है हमने i के साथ लगा दिया। ठीक है, तो अब आपका a2 वेक्टर जो नया बना है वो माइनस ए वाई आई और ए एक्स जे बना, तो ये भी आपके वेक्टर a के, इस वेक्टर a के परपेंडिकुलर है। तो अब जरा ग्राफिकली देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे a1 तो यहाँ पर हमने देख लिया ये परपेंडिकुलर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए वाई आई प्लस ए एक्स जे, यानी ए एक्स के बराबर जे कैप बनाएंगे, तो जो ए एक्स था उस ए एक्स की लेंथ के बराबर आपने बनाया है ए एक्स, लेकिन अब बनाया है जे की डायरेक्शन में, पॉजिटिव जे की डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका ए एक्स जे प्लस का। फिर माइनस का ए वाई आई, माइनस का मतलब हो गया आई के अपोजिट, आई इस तरफ होता है तो माइनस आई इस तरफ हो जाएगा, और कितनी उसकी लेंथ होगी, ए वाई के बराबर, यानी इस ए वाई के बराबर लेंथ होगी, तो वो आपकी इस तरह से हो जाएगी। तो इधर की ओर बना दिया माइनस की तरफ में, और लेंथ कितनी ली है, जितनी की ए वाई थी, तो ये ए वाई है। और अब दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो आपका ऐड हो गया, फाइनल वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट कर देती है, ये आ गया आपका वेक्टर a2। अब आप देखिए वेक्टर a2 भी जो है आपका वेक्टर a के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इस तरह से आप 2 डायमेंशन कोई वेक्टर दिया है तो उसकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे तो आपका सेकंड जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो आ जाएगा। और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, यदि आप जे का साइन करेंगे अपोजिट तो आपका ये वेक्टर आ गया, और दूसरे का साइन अपोजिट करेंगे तो आपका ये वेक्टर आ गया। यदि आंसर में एग्जाम में आपको कोई एक वेक्टर निकालना है तो आप इनमें से कोई भी वेक्टर आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही वेक्टर आपके वेक्टर ए के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर से कई चीज़ों को देख लिया। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ वेक्टर से क्वेश्चंस और आपका रेनमैन थ्योरम्स हैं और आपका एयरप्लेन आपके रिलेटिव मोशंस को डिस्कस करेंगे और उनको थ्योरी को करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।